नमस्कार, आपका स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 3 मई 2023 और आज के सत्र में हम डेली की तरह अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल सत्र में बने रहिए हमारे साथ और सेशन को लास्ट तक देखिए। पहला टॉपिक लॉन्ग वीक, दूसरा टॉपिक एलएसी क्राइसिस एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग। एलएसी वाला संकट जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन के बीच की सीमा जो है उस पर जो वर्तमान स्थिति है और जो घटनाक्रम है उन मुद्दों पर प्रकाश डालता ये संपादकीय है, इसको हम देखेंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक अ गुड डाइवर्स एंड फोर्थ टॉपिक है इन इंडिया एज एडन ऑफ द एप्पल ऑफ डाइल्यूटेड लेबर लॉज। चार टॉपिक्स हमारे पास आज के टॉपिक्स में हैं, आज के सेशन में है, तो इन्हें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रथम टॉपिक्स के साथ शुरुआत करते हैं और वर्ड बाय वर्ड मैं आपको बताऊंगा आज, और साथ ही जो वो कैप्स आपके लिए रिक्वायर्ड होंगी उसे भी बताऊंगा। ठीक है। तो लॉन्ग वीक हेडिंग है टॉपिक का, लॉन्ग वीक अर्थात लंबा सप्ताह, दीर्घ सप्ताह। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या दिए गए हमारे लिए। कम्युनल पॉलिटिक्स, वेलफेयर मेजर्स डोमिनेट द कर्नाटका कैंपेन। देखो आप सभी को पता होगा कि दक्षिण में एक राज्य है कर्नाटक, तो कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है। उसके लिए तीनों पार्टियां, जो तीन पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल, ये तीनों पार्टियां बिल्कुल ये मेन कंटेंडर्स हैं, मेन पार्टियां हैं। तो ये तीनों लड़ाई कर रही हैं, आपस में संघर्ष कर रही हैं, आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और तीनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं, अपने अपने वादे किए हैं। उसके बाद कि अब देखो साउथ का जो कर्नाटक है ना उसे एक तरह से एटीएम कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य जो है वो संसाधनों के मामले में काफ़ी आगे है। ठीक है। बेंगलुरु भी वहीं है और साथ ही ये देखो बंदरगाह से लगता हुआ राज्य है, बंदरगाह इसमें है और समुद्र तट से लगता हुआ राज्य है। ठीक है। तो कर्नाटक काफ़ी आगे है, तो हर एक पार्टी चाहती है कि कर्नाटक पर अपना एक शासन हो, अपनी सरकार हो कर्नाटक में। ठीक है। चलो, कम्युनल पॉलिटिक्स, वेलफेयर मेजर्स डोमिनेट द कर्नाटका कैंपेन। देखो कम्युनल पॉलिटिक्स अर्थात सांप्रदायिक राजनीति और कल्याणकारी उपाय जो हैं वो कर्नाटक चुनाव पर हावी हैं। तो जो पार्टियां हैं वो वादे कर रही हैं, एक तरह से डिवाइड वाली राजनीति भी वहाँ हो रही है और साथ ही कुछ ना कुछ जनता को देने के वादे कर रही हैं कि हम आपको ये देंगे तो हम आपको ये देंगे। तो वही सब क्या है, कर्नाटक कैंपेन पर एक तरह से हावी हो गया है। चलो पढ़ते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। बीजेपी एंड कांग्रेस एंड जनता दल, बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर, जेडीएस। ठीक है। द थ्री मेन कंटेंडर्स इन कर्नाटका, कर्नाटक में ये तीन मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं। ठीक है। तीन क्या है, तीनों मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं कर्नाटक कैंपेन में, इलेक्शन में। हैव रिलीज देयर मैनिफेस्टो, इन सभी ने अपने मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है, अर्थात चुनावी घोषणा पत्र। क्या होता है ना, इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, चुनावी घोषणा पत्र हर एक पार्टी जारी करती है, तो इन तीनों ने भी जारी कर दिए हैं। ठीक है। एंड कैंपेनिंग इज क्लाइंबिंग टू अ क्रेसेंडो, और जो कैंपेनिंग है, जो एक तरह से चुनाव के लिए जो एक तरह से पहल है ना, ये लोग जो प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार, तो वो चरम पर पहुंच गया है एक तरह से। ठीक है। क्रेसेंडो पर पहुंच गया है। चुनाव कैंपेनिंग होता है, चुनाव प्रचार। द स्टेट विल वोट टू इलेक्ट अ न्यू असेंबली ऑन May 10, राज्य में 10 मई को चुनाव होने हैं। ठीक है। ताकि नई सरकार बने। एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस 3 days लेटर, और जो चुनाव परिणाम होंगे वो 3 दिन बाद घोषित किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो द थ्री पार्टी, यहाँ पे तीनों पार्टियों की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो लोकतंत्र में क्या है, ज्यादा पार्टियां होना अच्छा होता है लोकतंत्र के लिए। ठीक है। एक ही पार्टियों का अस्तित्व अच्छा नहीं होता। अब यहाँ पे देखो तीन पार्टियां हैं, तो द थ्री पार्टीज हैव प्रोमिस्ड अ स्लीव ऑफ वेलफेयर मेजर्स, इन तीनों पार्टियों ने जो वेलफेयर मेजर्स हैं, कल्याणकारी उपाय हैं जनता के लिए, उसकी एक श्रृंखला सी प्रोमिस की है। कांग्रेस और बीजेपी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एम्पलीफाई देयर आइडियोलॉजिकल मार्कर्स, जो कांग्रेस है और बीजेपी है। ठीक है। ये भी अपने वैचारिक जो इनके जो स्थिति है, विचार जो अपने हैं, इसको ये बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए बात करें, इलेक्शन इज नॉट मेयरली अबाउट फाइटिंग फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव टर्न इन पावर। बीजेपी देखो वहाँ वर्तमान में सत्ता में है, तो बीजेपी के लिए केवल ये ऐसी बात नहीं है कि भाई इसे सेकेंड टर्म के लिए सत्ता चाहिए, इसे लगातार दूसरे टर्म के लिए, दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के लिए एक तरह से ये है कि बट इज ऑल्सो अबाउट विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम। बीजेपी चाह रही है कि प्रथम बार ना एक तरह से पूर्णतः मेजोरिटी मुझे मिले। ठीक है। बीजेपी का ये प्रयास है। एंड इवन रीशेपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द साउदर्न स्टेट, और ये दक्षिणी राज्य की जो राजनीति है उसको रीशेप करना चाहती है, अपने हिसाब से ढालना चाहती है, उसे अपने लिए अनुकूल बनाना चाहती है। इट हैज प्रोमिस्ड
लार्ज से इंक्लूडिंग 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर्स अ ईयर। इसने साल में 3 फ्री कुकिंग गैस सिलेंडर देने का वादा किया है कि 3 जो है निःशुल्क गैस सिलेंडर हम साल में देंगे। और 1/2 लीटर ना वहाँ पे एक नंदिनी मिल्क नाम का लोकल डेयरी ब्रांड है, जैसे आपको दिल्ली में या और भी जगह अमूल का, मदर डेयरी का दिख जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कर्नाटका में है ना, वहाँ पर नंदिनी मिल्क आता है, लोकल ब्रांड है, वो डेयरी ब्रांड है, वो स्थानीय वहाँ का है। ठीक है, तो वहाँ पे उसने बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि उसका हम 1/2 लीटर मिल्क हर एक दिन हम हर एक बेनिफिशियरी को देंगे। ठीक है, बाय स्पेसिफिकली मेंशनिंग नंदिनी को मेंशन करके बीजेपी ट्राइंग टू काउंटर एलिगेशंस, बीजेपी उस आरोप का है ना जवाब देने की कोशिश कर रही है ऑफ सपोर्टिंग गुजरात बेस्ड अमूल्स प्लान फॉर मार्केट एक्सपेंशन इन कर्नाटका एट द कॉस्ट ऑफ नंदिनी, है ना। बीजेपी पर जो आरोप लगे कि यह गुजरात का आधारित जो अमूल है उसका जो उसको मतलब उसके मार्केट एक्सपेंशन, उसके मार्केट को बढ़ाने का प्लान बीजेपी यहाँ कर रही है, तो ठीक है, नंदिनी के कीमत पर, नंदिनी को पीछा करने की कीमत पर, ठीक है, कर्नाटका में, तो बीजेपी उसी का जवाब देने का प्रयास कर रही है कि भाई हम नंदिनी को प्रमोट कर रहे हैं, नंदिनी का 1/2 लीटर दूध हम देंगे सभी को। बट द एज ऑफ इट्स कैंपेन इज द प्रॉमिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। देखो एनआरसी जो है ना काफ़ी विवादित मुद्दा रहा है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, एनआरसी तो असम में आपने देखने को मिला होगा आपको। तो यहाँ पर ये है कि एनआरसी बीजेपी ये भी कर रही है कि भाई हम एनआरसी भी हम लाएंगे, एनआरसी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे नागरिकों के लिए जो है। और विवादास्पद ये पहल है जो पहले असम तक ही था, आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा है। और दूसरी बात बीजेपी कर रही है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे, समान नागरिक संहिता भी लाएंगे सभी धर्मों के लिए। बोथ आर हॉट बटन टॉपिक्स दैट कुड शार्पन कम्युनल डिवाइड्स। अब देखो ये दोनों ना ऐसे हॉट बटन टॉपिक्स हैं जो कि सांप्रदायिक विभाजन को जन्म देंगे। ठीक है, समुदायों के बीच एक तरह से वैचारिक मतभेद बनेगा इससे, कोई समुदाय इसका सपोर्ट करेगा तो कोई नहीं करेगा। With the tone being set, the party is likely to raise the decibel level on its core ideological positioning in the remaining days of campaigning। देखो इस पर जोर देकर ये जो पार्टी है ये सोच रही है कि एक तरह से जो इनका जो वैचारिक जो स्थिति है इनकी, तो चुनाव प्रचार के बाकी दिनों में अपनी वैचारिक स्थिति को मजबूत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। द कांग्रेस वेलफेयर प्रोमिसेज इंक्लूड, देखो कांग्रेस के वेलफेयर प्रोमिस की कल्याणकारी उपाय की बात करूं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, इंक्लूड 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल हाउस होल्ड, सभी मतलब जो गृहस्थ परिवार है, परिवार जो है सभी परिवार के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली देगी ये कांग्रेस। और फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द स्टेट, और पूरे राज्य में महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निःशुल्क सुविधा रहेगी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पार्टी हैज टेकन रिलेटिवली मोड स्टूडेंट एक्स पोजिशन अगेंस्ट हिंदुत्व व्हेन कंपेयर टू इट्स कैंपेन इन सम रिसेंट स्टेट इलेक्शंस। अब पार्टी ने एक तरह से कुछ ज़्यादा ही कड़ा रुख हिंदुत्व के खिलाफ अपनाया है, जो कि इसका अभी हाल ही में जो कई राज्यों में चुनाव हुए हैं उसके तुलना में देखा जाए तो। बट इट ऑल्सो वॉकिंग अ टाइट रोप टू नॉट डिस्कम्फर्ट रिलीजियस हिंदू, लेकिन एक तरह से यह इस प्रकार भी देख रही है कि भाई हम ना जो धार्मिक जो हिंदू हैं, ठीक है, संप्रदाय जो है उसके लिए हम किसी प्रकार की असहज वाली स्थिति क्रिएट ना करें, उस पर भी ध्यान दे रही है। इट हैज स्पोकन आउट स्ट्रांगली अबाउट सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ मुस्लिम्स हु आर फेसिंग हॉस्टाइल स्टेट पॉलिसी अंडर द बीजेपी। अब कांग्रेस ने जो ऐसे मुस्लिम जो कि बीजेपी सरकार के तहत है ना कि उन्हें वंचित कुछ किया जा रहा है या उन्हें एक तरह से समस्या हो रही है, उसका मुद्दा उठाया है। कांग्रेस हैज प्रॉमिस्ड टू रिस्टोर द 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स व्हिच वाज डिसकंटिन्यूड बाय द बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो अभी वहाँ 4% का जो कोटा था ना उसको थोड़ा मत हटा दिया गया था, तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि वो 4% कोटा जो मुस्लिमों के लिए है उसको हम फिर से लाएंगे। ठीक है, जो कि वर्तमान सरकार ने हटा दिया है, हम उसे फिर से लाएंगे। ठीक है, ये वादा किया है। ठीक है, जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन, बीजेपी ने इलेक्शन से पहले सरकार ने वहां से हटा दिया था, वह ना 4% का कटौती कर दी थी। जेडीएस टू हैज प्रॉमिस्ड टू रिस्टोर द रिजर्वेशन। अब जेडीएस जो है जनता दल सेकुलर, इसने भी रिजर्वेशन को एक तरह से रिस्टोर करने का, फिर से वापस देने का मतलब वादा किया है। इन एडिशन इसके अलावा देखो कांग्रेस का जो प्रॉमिस है, इंक्लूड द रिजर्वेशन ऑफ सेवरल लॉज मेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट एंड रिवर्सल ऑफ चेंजेस टू द स्कूल करिकुलम टू बूस्ट द हिंदुत्व नैरेटिव। कांग्रेस का ये भी प्रॉमिस है, ठीक है,
कि भाई हम जो ना कई सारे जो लॉ हैं, ठीक है, जो बीजेपी सरकार ने भी तत्कालीन सरकार ने बनाए हैं, उसका हम रिवीजन करेंगे, पुनरीक्षण करेंगे, ऐसे कानूनों का पुनः चेक करेंगे उसको, ठीक है। और ये भी कहा है कि जो एक तरह से हिंदुत्व नैरेटिव को, विचार को बढ़ावा देने के लिए जो स्कूल करिकुलम में जो परिवर्तन किए गए हैं सरकार द्वारा, उसको हम रिवर्स कर देंगे, पुरानी स्थिति में ला देंगे, उसको हटा देंगे हम। बोथ द बीजेपी और कांग्रेस जो है अपियर टू एग्री ऑन टारगेटिंग द जेडीएस व्हिच इज फाइटिंग हार्ड टू प्रिजर्व इट्स बेस अमंग द वोकालिगा कम्युनिटी इन साउथ कर्नाटका। दूसरी बात कि बीजेपी कांग्रेस जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, दोनों एक तरह से देखो टारगेट कर रही है जेडीएस को, है ना, जनता दल सेकुलर को, जो कि एक तरह से संघर्ष कर रहा है अपने आधार को बचाए रखने में। जनता दल सेकुलर का आधार जो है ना वो कालिका कम्युनिटी में है, जो कि साउथ कर्नाटका में रहती है। तो ये दोनों जेडीएस को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। विद मेनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगौड़ा इन द फ्रे, द जेडीएस इज डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट एलिगेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एलिगेशन ऑफ नेपोटिज्म। अब देखो नेपोटिज्म क्या है ना, भाई भतीजावाद, ठीक है। अब क्या है, अब देखो जेडीएस जो है ना, देखो इसमें ये है कि कई सारे जो इसमें हैं, मतलब जो पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं देश के एच डी देवगौड़ा, उनके फैमिली से ना कई सारे सदस्य जो हैं वो इलेक्शन में लगे हैं, ठीक है, वो खड़े हुए हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो एक तरह से वो मतलब कंटेस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि उससे भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है इन पर, ठीक है। तो अब घर के फैमिली के मेंबर को आप खड़ा करोगे तो आरोप तो लगेंगे ही, तो आरोप लग रहे हैं, एच डी देवगौड़ा के फैमिली के अधिकतर मेंबर्स खड़े हैं। तो एक तरह से ये पार्टी जेडीएस जो है ना, ऐसी स्थिति को देखते हुए भी इन कैंडिडेट्स का बचाव कर रही है ना, नेपोटिज्म के आरोप जो लग रहे हैं उसका बचाव कर रही है। बट विद द इंटेंस कैंपेन, 1 वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। लेकिन वही है, कभी इंटेंस कैंपेन है, काफ़ी तेज कैंपेन चल रहा है, एक दूसरे पे सघन प्रचार है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपों का दौर बिल्कुल चरम स्थिति में है। तो 1 वीक जो है वो काफ़ी लंबा टाइम पॉलिटिक्स में लग रहा है। देखो हर एक पार्टी को एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का होना जरूरी है, साथ ही एक साथ कई पार्टियों का होना जरूरी है, 1 2 3 4, है ना। उससे क्या होता है कि हर एक पार्टियां अपना मत जनता के सामने रखती हैं और जनता जिसे उपयुक्त मानती है उसका चुनाव करती है। तो जनता के पास तो विकल्प होना ही चाहिए कि वो किसका चुनाव करना चाहती है, ठीक है। चलो, आशा है कि आपको इस समझ में आया होगा वहाँ की वर्तमान स्थिति क्यों है, ठीक है ना। चलो, अब दूसरी बात कि एक देख लो कि एलएसी वाला जो क्राइसिस है ना, उसको थोड़ा समझ लो आप। देखो एक वर्ड को तो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड समझा दिया, शब्द बाय शब्द समझा दिया। दूसरे को मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं। आपको जानना चाहिए कि एलएसी संकट क्या है। देखो भारत और चीन के बीच ना एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे बोलते हैं हिंदी में वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलएसी। एलएसी संकट एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग। एलएसी संकट और बिना लड़ाई के जगह को हारने का, जगह के नुकसान का जो संकट है, खतरा है, ये सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। जिस प्रकार से चीनी सेना वहां पे अतिक्रमण कर रही है और खासकर वो दुर्गम क्षेत्र है, वहां तो पता भी नहीं चल पाता ठीक से, ठीक है ना। काफी मुश्किल वाला क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, और वहां पे चीनी सेना हमेशा प्रयास करती है, चीन की जो पीएलए है वो एक तरह से, ठीक है, उसको कैप्चर करने का, हमारे क्षेत्र में आने का। तो यहाँ पे देखो आप, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना, कि वहां पर एलएसी संकट, इंडिया विल हैव टू arrest the narrative from China as far as the border crisis is concerned, or else things will happen only at a time and place of Beijing's choosing, ठीक है। अब देखो एलएसी संकट जो है, जहां तक सीमा संकट की बात करो तो भारत का जो भारत को जो पहल करने की बात है, ठीक है, तो भारत को तो पहल करनी होगी हमेशा, भारत को हमेशा आगे होकर मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अन्यथा जो चीन जो है ना, चीन जो है इस प्रकार से काम कर रहा है कि भाई अपने हुए स्थान पे करेंगे तो बात करेंगे, समय भी वही निर्धारित करेगा, ऐसे थोड़े काम चलेगा। चीन चाहता है इस मामले को हम लेंदी खींचे, लेकिन भारत को जल्द से जल्द इसको निपटाना होगा ही, ठीक है। अगर आप मई 2020 के पहले सप्ताह में लद्दाख में जो एलएसी है, ठीक है, उसके पास कई क्षेत्रों में चीन की जो पीएलए है, अभी मैंने बताया पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसके द्वारा घुसपैठ की न्यूज आई थी, उसने कुछ अतिक्रमण किया था, वो हमारे क्षेत्र में आ गए थे। अब देखो 3 साल बाद जो वर्तमान में स्थिति है, 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद जो है, 3 साल बाद स्थिति थोड़ी बदली है, सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हुई है, ठीक है ना। उसमें से कुछ क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट देखा गया है, ये वापस गए। डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है आर्मी जो है वो दोनों देशों के क्या है, पीछे गए हैं, ठीक है, बफर जोन से। बफर जोन होता है ऐसा क्षेत्र
जो कि उसमें कोई नहीं आएगा। तो कुछ मील पीछे गए हैं, ठीक है, दोनों देशों का आर्मी। लेकिन उनमें से जो 2 क्षेत्र हैं, कितने हैं, 2 क्षेत्र हैं, ठीक है, 2 क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं आई है, जो कि डेप्सांग है और डेमचोक है। दोनों क्षेत्रों में समस्या बना हुआ ही है। इंडियन सोल्जर्स जो हैं अभी वर्तमान में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट जो लद्दाख में है उसमें से 26 तक नहीं जा सकते हैं, ये समझिए आप, ठीक है। और साथ ही अब देखो, जहां तक डिप्लोमेटिक टॉक्स की बात है, मीटिंग की बात है, वो दोनों देशों के कमांडर के बीच जो है हो रही है, लेकिन उससे कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रहा, कोई उससे प्रगति देखने को हमें नहीं मिल रही, ठीक है, उस तरह का बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही अगर बात करो आप लास्ट ईयर जो रेगुलर जो मतलब ये सितंबर लास्ट ईयर से देखने को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कोई प्रगति हो, ठीक है। पिछले साल सितंबर से जो कमांडर स्तर की वार्ता होती है उसमें कोई प्रगति नहीं मिल पा रही है। साथ ही जो भारत और चीन के मंत्रियों के बीच, जो कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, भारत चीन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच जो मीटिंग हुई है उससे भी कोई मतलब अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं हुआ है कि भाई डिजॉल्व हो जाए। बीजिंग जो है एक तरह से दिल्ली के पॉइंट को, बीजिंग मतलब चीन एक तरह से भारत के पॉइंट को दरकिनार करता नजर जाता है, ठीक है। मैंने इससे पिछले भी एनालिसिस में चर्चा किया था कि वो अपने हिसाब से चलने की सोच रहा है, ठीक है, कल या परसों के संपादित में देखें आप, कवर किया हुआ है ये। दूसरी बात कि भारत जो है वो एक तरह से इस डिमांड को छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना, बात वही है। तो एक तरह से जो चीन को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब भारत जो है वो इसको इफेक्टिवली बात को उठाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एक तरह से आप देखो यहाँ पर कि वर्तमान जो संकट है, भारत ने बिल्कुल कहा था कि जो सीमा पर संकट है वो दोनों देशों के बीच संबंध का आधार है। अगर ये संकट सुलझ जाए तो दोनों देशों के बीच का संकट आसानी से सुलझ सकता है, दोनों देशों के बीच अच्छी स्थिति बहाल हो सकती है। चीन ने क्या कहा, चीन ने कहा कि हम भी इसे भी देखेंगे, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में इसे एक साइड रख के देखेंगे। भारत ने कहा नहीं, द्विपक्षीय संबंध अर्थात दोनों देशों के बीच जो आपसी संबंध है उसमें सीमा विवाद एक प्रमुख पहलू है, आपको इसे ध्यान देना ही होगा, ठीक है। तो दोनों देशों के थोड़े विचार भिन्न प्रतीत होते हैं। भारत बिल्कुल प्रमुखता से तेजी से इसका समाधान करना चाहता है, लेकिन चीन वही लेट करने की स्थिति में है, देर करने की स्थिति में है। तो कहने का मतलब कि भारत को गंभीरता से कंटिन्यूसली बातें उठानी होंगी और चीन को बिल्कुल तैयार करना होगा। और चीन के भी हित में यही है कि वो भी अपने पड़ोसी के साथ मित्रवत और अच्छा सा व्यवहार करे, ताकि उसका भी हित, ताकि जो है उसका भी कल्याण हो, वो भी एक तरह से आगे बढ़े और भारत को भी बाधा क्रिएट ना करे, भारत का आगे, भारत को भी आगे बढ़ने दे, ठीक है। तो आज के सत्र में बस इतना ही। एक टॉपिक को हमने एक्सप्लेन किया, वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द समझाया आपको, सेंटेंस की पूरी व्याख्या कर दी। दूसरे को मैंने ब्रीफ में आपको आइडिया दे दिया आखिर क्या बताया गया है, एलएसी वाला चीन वाला संकट जो है। और भी एक दो टॉपिक होंगे, तो एक टॉपिक है और इसे आप सेल्फ स्टडी करें, पढ़ें उसको। और हाँ, कोई टिप्पणी, कोई विचार तो हमें अवश्य कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूलें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ही, साथ ही इसे सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।